इस पूरे वर्ल्ड में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ करते हैं, वो चाहे लैपटॉप, फ्रिज, कार या फिर जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो, हर एक न्यू मॉडर्न एज प्रोडक्ट में माइक्रोचिप है या फिर सेमीकंडक्टर, आप जो भी बोल सकते हैं। ये माइक्रोचिप इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना 21st सेंचुरी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। और इस पूरे वर्ल्ड में एक कंपनी ने इस इंडस्ट्री में एज हासिल कर रखी है, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। और बस ये एक कंपनी नहीं है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी है ताइवान की। इसकी वजह से US और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। 也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干？ लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? और ये सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप इतना इम्पोर्टेंट कैसे बना हमारी ज़िंदगी में? 1951 में मार्कस विंसेंट ने पहली बार माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में बताया, कैसे सेंट्रल प्रोसेसर को कंट्रोल किया जा सकता है एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम से। पहले के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा अजीब होते थे, या फिर आप ऐसा बोलो कि तारों से भरा हुआ टिन के डब्बे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद दो अमेरिकन इंजीनियर्स जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने इस माइक्रो प्रोसेसर पे काम करना शुरू किया। रॉबर्ट नॉइस वही है जो आगे चलकर इंटेल की शुरुआत की, जो आज तक इस प्रोसेसिंग वर्ल्ड में बहुत बड़ी कंपनी है और इनके प्रोडक्ट आज भी हम यूज़ करते हैं। और जैक किल्बी ने पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम करना शुरू किया। और इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये टाइनी डॉट्स, जिसे आप ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं। पहले के टाइम में ट्रांजिस्टर काफ़ी बड़े होते थे। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें पहले की तरह हमें बड़े रूम्स या फिर बड़े वायर्स की ज़रूरत नहीं है। बस हम अब सिलिकॉन चिप में ट्रांजिस्टर ऐड कर सकते हैं जो हमारे काम को इजी कर देंगे। और जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर उतना फास्ट माइक्रो प्रोसेसिंग, जिसे आप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। लेकिन वन ऑफ द फर्स्ट वर्किंग माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया था इंटेल के द्वारा, उसका नाम है 4004। और उसके बाद मॉडर्न एज कंप्यूटर्स की एवोल्यूशन शुरू हो गई। लेकिन अगर आपको ट्रांजिस्टर के बारे में जानना है तो बस ये समझ लीजिए, जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वैसे ही सिलिकॉन में मौजूद ट्रांजिस्टर हैं। और जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर उतनी तेज़ी से प्रोसेसर काम करेंगे। आप जितने भी ये मॉडर्न एज कंपनीज़ देखते हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, हर एक कंपनी को इस सेमीकंडक्टर सिलिकॉन माइक्रोचिप की ज़रूरत होती है। आप बस इस चीज़ को सोच के देखो, बिना माइक्रोचिप्स के ना कोई पर्सनल कंप्यूटर होगा, ना कोई स्मार्टफोन एग्जिस्ट करेगा। मतलब बेसिकली आप ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। पूरी की पूरी वर्ल्ड अर्ली 80s या फिर 90s में पहुंच जाएगी। अब इसके वजह से यूनाइटेड स्टेट में एक रेस शुरू हो गई, कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा सकती है इन सिलिकॉन चिप्स में। और जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर उतनी ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग यूनिट। इस फास्ट कंप्यूटराइज सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ US की टेक कंपनीज ही नहीं, उनकी मिलिट्री और स्पेस प्रोग्राम नासा ने भी करना शुरू कर दिया। 4, 3, 2, 1। ऑब्वियसली कोई सिस्टम अगर घंटों की प्रॉब्लम सिर्फ कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर दे, उसे हर कोई यूज़ करना चाहेगा। अब US की पकड़ काफ़ी अच्छी थी अर्ली 60s में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर को लगाया जा रहा था इस सिलिकॉन चिप में। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर उतने फास्ट कंप्यूटर सिस्टम। अब US की नई स्टार्टअप कंपनीज इस माइक्रोचिप का यूज़ करके एडवांस पर्सनल कंप्यूटर बना सकती है। अब माइक्रोचिप्स की वजह से डिवाइस की साइज़ छोटी हो जा रही है, लेकिन उनके काम करने का रफ्तार हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। एंड ऑफ 80s आते आते एक सिलिकॉन चिप्स में कितने ट्रांजिस्टर है आप गिन भी नहीं सकते। ये इतनी ज़्यादा छोटी हो गई है, वक्त के साथ आप अपनी खुली आंखों से गिन भी नहीं सकते। अब माइक्रोचिप इतनी एडवांस हो चुकी है, एक वक्त में जो कंप्यूटर प्रोग्राम नासा अपने शुरू के दिनों में यूज़ करते थे,
उससे बेहतर और फास्ट कंप्यूटर आपके घर में है। और इस छोटे से दिखने वाले माइक्रोचिप में इतनी पावर है कि अब वो एडवांस मिलिट्री वेपन्स बना सकती है। हम बस सिंगल क्लिक से ओपोनेंट की अटैक को काउंटर भी कर सकते हैं। इस मॉडर्न वॉरफेयर में जियोपॉलिटिक्स की प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक सवाल आता है कि ये माइक्रोचिप्स प्रोड्यूस कौन करता है, या फिर इस चिप्स को डिज़ाइन, प्रोग्राम, असेंबल कौन करता है। ये सवाल जितना आसान है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल, क्योंकि कोई एक कंपनी इस माइक्रोचिप को नहीं बनाती है। यहीं पे शुरू होती है इस सदी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर। और ये सब शुरू होता है नेदरलैंड्स में। ASML सिर्फ एकमात्र कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को। और ये मशीन्स क्या करती है, ये पैटर्न्स बनाती है सिलिकॉन चिप्स में। इस प्रोसेस को लिथोग्राफी बोलते हैं। पहले सारी चीज़ें डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक हर एक चीज़ US में होती थी। फिर US ने डिसाइड किया वो अपनी टेक्नोलॉजी और फ्री रिसोर्सेज को डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करेंगे। शुरू के टाइम में US ने अपनी एलाइज को ये सारी चीज़ें देनी शुरू कर दी। साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, इनफैक्ट इन सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने सब्सिडरी देनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि इनिशियल दिनों में जापानीज़ कंपनी तोशिबा और साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग ने अपनी डिज़ाइंस और मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। 1990s में ताइवान में TSMC इतनी अच्छी हो गई मैन्युफैक्चरिंग में कि काफ़ी सारी US कंपनीज़ ने अपना काम करना बंद कर दिया। ये मॉरिस चैंग है। 1915s में इन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में काम किया था। हाँ, ये वही कंपनी है जिसने माइक्रोचिप को अर्ली स्टेज में डेवलप किया था। इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें ताइवान वापस जाना चाहिए और उन्हें अपनी सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करनी चाहिए। ऑब्वियसली उस टाइम पे काफ़ी सारे इंजीनियर्स वापस जा रहे थे ताइवान, लेकिन मॉरिस थोड़ी स्पेशल है क्योंकि इन्होंने पूरे वर्ल्ड की बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दी। और इनकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि इनके लीग में कोई नहीं है। इनका डोमिनेंस इतना तगड़ा है, आज पूरे वर्ल्ड की चिप मैन्युफैक्चरिंग में इनका कंट्रीब्यूशन मोर देन 90% है। अब आपको पूरी सप्लाई चेन समझ में आ गई है। नेदरलैंड में मैन्युफैक्चरिंग लेज़र पार्ट है, US इनको डिज़ाइन और प्रोग्राम करता है और ताइवान इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा होगा। I mean, हम मॉडर्न वर्ल्ड में है, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी हो इतना अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो ताइवान से थोड़ी ही दूर में है। लेकिन चाइना ही क्यों? मैं आपको करंट सिचुएशन बताने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक देता हूँ। ताइवान और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगभग 100 साल से जारी है। 1927 में माओ जेडंग जो कम्युनिस्ट पार्टी से थे और उनके अगेंस्ट में चाइना की रूलिंग नेशनलिस्ट पार्टी चांग काई शेक, उनके बीच में बहुत बड़ी फाइट शुरू हो गई। उसके बाद 1927 से लेकर 1949 तक चाइना में सिविल वॉर होती रही, जिसमें 60 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। उसके बाद 1949 में वॉर के ख़त्म होते ही चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने कंट्रोल ले लिया और नेशनलिस्ट पार्टी ताइवान चली गई। उसके बाद मेन लैंड को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर प्रेजेंट डे चाइना बोलने जाने लगा और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो प्रेजेंट डे ताइवान है। और इनके बीच में वॉर ऑफ आइडियाज़ और स्पीचेस हमेशा होती रही। 呼吁中国停止对台湾文攻武吓，一起和台湾承担全球的责任。只会给台湾带来深重祸害，坚决反对台独分裂，共同追求和平统一的光明前景。和平统一之后， और चाइना हमेशा चेतावनी देता रहा कि वो ताइवान पर अटैक करेंगे और कैसे वो मेनलैंड चाइना के साथ यूनाइट करेंगे ताइवान को। उस समय में ग्लोबल सुपर पावर US ने ताइवान को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद चाइना में बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट और चीप लेबर की वजह से US अपने वैल्यूबल रिसोर्सेज खोना नहीं चाहता था, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी कंपनी अपनी मेगा फैक्ट्री वहाँ सेटअप करने लगी। अब ऑब्वियस सी बात है, हर एक कंट्री को अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए माइक्रोचिप की ज़रूरत होगी और चाइना इस रेस में पीछे कैसे रहेगा। देखो, आज भी US माइक्रोचिप में मेन लीडर है। बेसिकली उन्हीं की डिज़ाइंस और सॉफ्टवेयर होती है और असेंबल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ताइवान में है। और जो मशीनरी रिक्वायरमेंट्स होती है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए, वो नेदरलैंड्स प्रोवाइड करता है। इस सप्लाई चेन में चाइना का कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली चाइना को दूसरी कंट्री से सेमीकंडक्टर को ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है इस पूरे वर्ल्ड में।
और उन्हें हमेशा माइक्रोचिप की ज़रूरत पड़ेगी। अब उन्हें ताइवान के साथ बिजनेस करना पड़ेगा, जिस कंट्री को वो इन्वेड करना चाहते हैं। लेकिन बिना ताइवान के चाइना की इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। और बस चाइना अपनी इकोनॉमी के लिए नहीं, उन्हें माइक्रोचिप्स अपने मिलिट्री वेपन्स के लिए भी चाहिए। उस टाइम पे यूएस को लगता था कि उनके पास वर्ल्ड के सबसे एडवांस वेपन्स हैं और चाइना उस लेवल की एडवांस मिलिट्री वेपन नहीं बना सकता। तभी चाइना को रियलाइज़ हो गया कि वो दूसरी कंट्री में रिलाई नहीं कर सकते, उन्हें अपनी सेमीकंडक्टर चिप की कंपनी बनानी पड़ेगी और उसी के साथ साथ अपनी मिलिट्री को एडवांस करनी पड़ेगी। उस टाइम की अमेरिकन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज थी वो चाइना को एक्सपोर्ट कर रही थी, डिज़ाइन, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, और इस प्रोसेस में यूएस कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही थी। लेकिन यूएस को सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब चाइना ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया। लेकिन मज़े की बात है, चाइना ने ये सब अमेरिकन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अचीव किया है। पावरफुल मिसाइल्स जो कैपेबल है न्यूक्लियर अटैक के लिए। और इस मिसाइल में ख़ास बात है, स्पीड के साथ ये रेडार सिस्टम को भी बीट कर देगी। तो बस अब क्या था, तभी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने चाइना पे माइक्रोचिप्स एक्सपोर्ट पे बैन लगाना शुरू कर दिया। अब चाइना को जो भी इक्विपमेंट्स या फिर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स यूएस से इंपोर्ट करता था, हर एक चीज़ पे लिमिट लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी यूएस कंपनीज चाइना को चिप अभी भी एक्सपोर्ट करती है। अभी 2024 की माने तो चाइना ने एनवीडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर वैल्यू की माइक्रोचिप्स का ऑर्डर दिया हुआ है। अब चाइना ने अपनी खुद की चिप की मैन्युफैक्चरिंग में काम करना शुरू कर दिया है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जिस तरीके से चाइना के इरादे हैं ताइवान को लेके, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में चिप की सप्लाई कम हो जाएगी। इसलिए यूएस ने अपनी कंट्री में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को बनाना शुरू कर दिया और ताइवान की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC अब यूएस में प्लांट इंस्टॉल कर रही है। लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, अगर चाइना ताइवान पे इन्वेड कर भी ले, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, उन्हें बस खाली सेमीकंडक्टर चिप्स के यूजलेस फैक्ट्रीज मिलेगी जो उनके कुछ काम की नहीं है। अब इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि कैसे एक छोटी सी सिलिकॉन चिप की वजह से इतने सारी मशीन्स और कंट्रीज़ की वैल्यू स्टेक पे लगी हुई है और न्यू एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की वजह से जियोपॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है।